हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो आया इस महफिल में, वो महफिल ही अच्छा लगा। कौन वो दीदी कौन आया? वो यानी कि हमारा शो। हेलो एवरीवन, आई एम दीना कुमार And I am Alia Hussain. Welcome to your favorite show, जस्ट जूनियर। लेकर आ गए हम खूब सारा फन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेजेबल बातें। करेंगे योगा, देखेंगे और सुनेंगे नृत्य कथाओं में स्टोरीज और करेंगे कुछ गपशप अपने एक्सपर्ट्स के साथ। अच्छा आलिया, एक बात बताओ, क्या हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स क्या होती हैं? हाँ दीना दी, ये बात तो बहुत अच्छी है और बच्चों को पता भी होना चाहिए गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स क्या क्या होती हैं। तो चलो तुमसे ही शुरुआत करते हैं। बताओ, व्हाट आर गुड हैबिट्स? Number 1, we should always say please to make our request and show respect to everyone. Yes, you should always be humble, caring and kind. तो आलिया, आपको क्या सिखाया था मैंने? योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, नियमित योग से हो जीवन में सुख शांति। यस आलिया, तो इसी बात पे बुलाते हैं हमारी योगा एक्सपर्ट चेष्टा जी से और सीखते हैं उनसे कि फिट और फ्लेक्सिबल कैसे होना है। हेलो लिटिल फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं चेष्टा आर्या आज आपके इस योगा सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे कुछ आसन जो हमें लेट करके करने हैं, जो कि हमारी स्पाइन को बहुत मोबिलाइज करेंगे और हमारे वेट को कम करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, किसी भी आसन को करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना ही करना है, क्योंकि कोई भी आसन करने से पहले आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो आइए देखते हैं चतुरंगा दंडासन करना कैसे है। पहला आसन हमारा चतुरंगा दंडासन यानी कि प्लैंक पोज है। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपनी एक मैट ले लीजिए, मैट पर बैठ जाइए और इस प्रकार से बैठिएगा। अगर आपको कोई भी घुटने की प्रॉब्लम है या फिर हथेलियों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये आसन ना करें। तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले आप घुटने पर खड़े हो जाइए और धीरे से हैंड्स को आगे लग के रखिए। अब धीरे धीरे एल्बो पर जाएंगे और आपका ध्यान रहे कि दोनों हाथ जॉइन नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब दोनों एक एक पैर के पंजों पर हम जाकर पूरा वेट डाल देंगे। यह आसन 3 से 4 सेकंड पहले करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब इसी को वापस करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब धीरे से पंजों पर आना है और वापस से हमें हमारे प्लैंक पोज में जाना है।
यह आसन हम 3 बार प्रयास करेंगे। हर आसन को 3 बार प्रयास करना ज़रूरी होता है। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अब आप रेस्ट करिए। जैसे ही श्वास की गति धीमी हो तब फिर से वापस आ जाइए। तो बच्चों, आज का दूसरा आसन है शलभ आसन यानी लोटस पोज। यह आसन आपको कमर दर्द से मुक्त करता है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। यह करने के लिए आप मैट पर सीधे ले जाएंगे पेट के बल, तब हम इसको करते हैं। तो यहीं पर आपको आपके चेहरे को सामने रखना है और दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है। अब आप धीरे धीरे एक पैर को ऊपर लेके जाइए। सबसे पहले राइट लेग ऊपर लेके जाएंगे एक्सहेल करते हुए। अब धीरे धीरे वापस आइए। ऐसे ही लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे। यह एक पदा शलभ आसन है। ऐसे ही इसी प्रोसीजर को 3 बार रिपीट करेंगे। वापस इनहेल गो, वापस इनहेल गो, वापस इनहेल गो, वापस। अब हम करेंगे पूर्ण शलभ आसन। तो पूर्ण शलभ आसन करने के लिए हमको दोनों हाथ जांघों के नीचे रखने हैं और हाथों की मदद से दोनों पैरों को हवा में लेकर जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, वापस फिर से जाइए, वापस फिर से जाइए। अब धीरे धीरे आप आपके हाथ वापस निकालिए और हाथों को शोल्डर के पास लाते हुए धीरे से आप वज्रासन में आकर बैठ जाइए। तो बच्चों, चलते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ। आज का तीसरा आसन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी है। तो सोचिए कौन सा होगा? जी हाँ, तो आज का तीसरा आसन है शवासन। शवासन करके हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आज हमने 2 आसन बहुत ही मेहनत वाले किए हैं। तो अब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस आसन को करना कैसे है। अब आप धीरे से अपने पैरों को बाहर ले आएंगे और धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। काफ़ी थक गए होंगे ना? ओके, अभी हम लेटने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि शवासन करने वाले हैं। धीरे धीरे अब आप लेट सकते हैं। तो अब आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर बॉडी से अलग होने चाहिए और हाथों को ओपन करके रखना है। अब धीरे धीरे इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। ध्यान रहे आपने जितनी मेहनत करी है, अब बॉडी को उससे रिलैक्स करना है। अब हम याद रखेंगे कि हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। चलिए करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आप धीरे धीरे इनहेल करते करते दूसरा टास्क भी करेंगे, यानी कि हम अपनी हर बॉडी पार्ट पर ध्यान देंगे। आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टीथ, धीरे धीरे शोल्डर्स। अब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। एल्बो, फिंगर्स, टमी, नीज, टो फिंगर। फिर से इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, अब एक्सहेल करिए। धीरे धीरे आपको आपका ध्यान अपने दोनों आँखों के बीच में लगाना है और 2 से 3 मिनट इसी को करना है।
ध्यान लगाते हुए आपको ध्यान रहे कि आप इधर उधर की आवाज़ें बिल्कुल भी ना सुने, यानी कि उसको इग्नोर करें और सिर्फ आप आपका डे प्लान कर सकते हैं। आपको आपका दिन में क्या क्या करना है, लेकिन शांत रह के अपने दिमाग को शांत करना है, स्थिर करना है और आपको आपका फ्यूचर के लिए आपके लिए इसको प्लान करना है। फिर से इनहेल करिए, फिर वापस से एक्सहेल करिए। इनहेल, एक्सहेल। आप किसी भी नेचुरल चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। मून, सन, ग्रीनरी, ट्रीज, किसी भी नेचुरल चीज़ों के बारे में आप सोचिएगा और अपना डे की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अब हम अपने हैंड्स को धीरे धीरे हल्का हल्का हिलाएंगे। अब आप धीरे से अपने हैंड्स को पास लाइए और आपकी सारी एनर्जी को खुद ही की बॉडी में ले जाने के लिए हैंड्स को रब करिए। हैंड्स को रब करने के बाद इसको धीरे से अपने फेस पर लगाइए और स्लोली स्लोली मसाज करिए। इससे आपकी पूरी बॉडी में आपकी गुड एनर्जी आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब धीरे धीरे आप आपकी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलिए और अब आप लेफ्ट साइड से उठकर वापस से बैठ सकते हैं। आप बॉडी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए और इस प्रकार से वापस बैठ जाइए। तो बच्चों, इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। नटराज आसन यानी डांसर पोज और वशिष्ठ आसन यानी साइड प्लैंक पोज, ऐसे पोजेज आज हमें चेष्टा जी ने सिखाए, जिससे हमारी फिटनेस जर्नी और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। थैंक यू चेष्टा आर्या दी और दो छोटे जूनियर्स आफरीन एंड आशिता। आपके पोस्टर्स एंड टिप्स हमारे व्यूअर्स ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं और अपने घर पर प्रैक्टिस भी करते हैं। दीना दी, क्या आपको पता है टू फ्रेंड्स की स्टोरी? एक आपकी तरह लंबू और दूसरी मेरी तरह जुगाड़ू। आज वही स्टोरी होगी हमारे एक सेगमेंट में। अच्छा जी, मुझे तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं पता। लगता है अपराजिता जी को जरूर पता होगी। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं द फॉक्स एंड द स्ट्रोक की स्टोरी और जानते हैं कि कैसी फ्रेंडशिप थी लंबू और जुगाड़ू की। एक बगुला नाम था लंबू, तपोवन में रहता था। एक लोमड़ी था जुगाड़ू, उसी वन में रहता था। पक्की दोस्ती थी उनकी, गाते घूमते नाचते थे। जुगाड़ू जब चलता था तक दिम्मी तक दिम्मी तक दिम्मी रक दिम्मी रक दिम तक दिम्मी रक दिम्मी तक दिम्मी तक दिम्मी रक दिम्मी रक दिम्मी रक दिम्मी। लंबू पैर उठा उठा कर किट रकिट 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 रकिट। बहुत मजे से दोनों चलते, पेड़ की छांव में बातें करते। एक सवेरे जुगाड़ू बोला, क्या बोला दीदी? एक दिन जुगाड़ू बोला, लंबू भैया कैसे हो? क्या तुम शाम को मेरे घर पे दावत खाने आओगे? क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। शाम को लंबू भूखे पेट चला अपने दोस्त के घर। जैसे ही पहुंचा, उसने क्या देखा?
क्या देखा दीदी? 2 थालियों खीर परोसे जुगाड़ू वहाँ बैठा था। आओ आओ मेरे दोस्त, दिल भर के खीर खाओ। लंबू अपनी लंबी चोंच को थाली पर मारे बार बार, लेकिन एक बूंद खीर भी उसको नसीब नहीं हो पाई। नाराज होकर लंबू वापस चला गया। फिर क्या होता है? अगले दिन ही लंबू बोला, हे जुगाड़ू मेरे भाई, आओगे मेरे घर खाने, पकवान और मिठाई? क्या तुम आज मेरे घर पर लंच के लिए आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। जुगाड़ू अपनी सबसे अच्छी टाई, कोट और बूट पहनकर चल पड़ा लंबू के घर, नाचते हुए कूदते हुए। जैसे ही लंबू के घर पहुंचा जुगाड़ू गया चौंक। क्या देखा? लंबी सुराही थी 2, खीर परोसा उसमें उसको। आओ जुगाड़ू, वेलकम। मैंने अपने हाथों से बनाई है खीर, खाओ पेट भर के खाओ। जुगाड़ू हुआ निराश, जीभ निकाल निकाल कर सुराही के ऊपर पहुंचने की हर कोशिश नाकामयाब। ये क्या लंबू, तुमने जानबूझकर सुराही में खीर परोसी। क्या खाऊं इतनी लंबी सुराही से कैसे? तुमने भी तो थाली में खीर दी थी मुझे जुगाड़ू, जैसी करनी वैसे बनी। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? अच्छी स्टोरी थी नदी नदी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। बिल्कुल, काफी अच्छी स्टोरी थी और इसका मॉरल तो बहुत ही अच्छा था कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आप रिस्पेक्ट पाओगे। थैंक यू सो मच अपराजिता जी। हम आपका वेट कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग एंड मजेदार स्टोरी के साथ। आलिया, क्या सोच रहे हो आप? दीना दी, मेरी फ्रेंड है, उसने अपना हॉलीडे वर्क ठीक से नहीं किया तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा। मेरी मम्मी ने तो कभी हॉलीडे वर्क्स पे नहीं डांटा। हम तो छोड़ना, हमसे एक दिन पे नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। अक्सर माता पिता को ये लगता है कि बच्चों को अनुशासन और नियमों में रखना बहुत ही बेनिफिशियल है। दे फॉरगेट दैट हमेशा बच्चे अगर डिसिप्लिन में रहे तो कभी गलत भी जा सकते हैं। और आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर धौम्या भट्ट, SRM IST NCR कैंपस से। So let's welcome डॉक्टर धौम्या। हेलो दीना, हेलो आलिया। वेलकम मैम। मैम प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशन आजकल कैसा है वो हम दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट फिल्म के जरिए। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पेरेंट्स और बच्चों में एक अलग ही रिश्ता होता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्काइप के माध्यम से हमारे कुछ फ्रेंड्स जुड़ेंगे। वेलकम टू आवर शो। क्या आपके
आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत ज्यादा डांटते हैं? तो चलिए आज ही इस टॉपिक पे बात करते हैं धोनिया मैम से। Can we have the first question, please? Ma'am, my parents force me to study, but I don't like study. Actually, study should be fun. एनवायरनमेंट के हिसाब से सिलेबस और बाकी सब भी हमारे गवर्नमेंट ने इट हैज़ बीन रिवाइजिंग चेंजिंग सो स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल हैज डेफिनेटली शुड बी टेकन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है बच्चों को इसमें इस जोन में कंफर्टेबल रखना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों को भी कहीं ना कहीं समझना ज़रूरी है कि पढ़ाई के बिना भविष्य अच्छा नहीं होता। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वो चीज़ करें जो आपके लिए बहुत जॉयफुल है एंड उसमें इंटरेस्ट लाना पेरेंट्स का काम होता है, टीचर्स का काम होता है। आई थिंक व्हेन वी डू दैट वेल, स्टूडेंट्स विल आल्सो स्टडी वेल। बेसिक्स साथ में करना, फन टाइप ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रिंगिंग दीज फन कॉन्सेप्ट्स इनटू लर्निंग, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इनटू इट and of late I think the syllabus is also towards emphasizing towards such factors. इसलिए parents want to study is very different. Now kids will also want to study and moreover थोड़ा बहुत इसमें interest रखना बच्चों का काम है and young age is for studying. I would say that definitely बच्चों को इसके बारे में सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका पूरा हेल्प पेरेंट्स भी करेंगे, टीचर्स भी करेंगे, बस यू बिकम रेडी टू स्टडी। बिल्कुल मैम, आपकी ये बात सुन के आई एम श्योर कि बच्चे विल बी ऑलवेज रेडी टू स्टडी एंड इसी बात पे कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। How do we convince our parents that sports is very useful to children of my age? पेरेंट्स बोलते हैं खेलना नहीं है। डू द पेरेंट्स से नो? एक्चुअली प्रॉब्लम तब होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं और स्टडीज़ को इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम तब नहीं है व्हेन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, राइट? सो पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ स्टडीज़ नहीं, स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड मोर ओवर स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आई फील दैट स्टडीज़ में भी कहीं ना कहीं इसका असर बहुत अच्छा होता है। इसमें पेरेंट्स का ये रोल होता है कि टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम सही से मैनेज हुआ देन आई फील दैट कभी ये बात नहीं बच्चों के ऊपर नहीं आएगी कि बहुत ज़्यादा खेलते हैं और पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, राइट? सो बच्चों को भी ये समझना ज़रूरी है। हाँ, आई वुड एट दिस जंक्चर ऑल्सो से दैट स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेस अब इमर्जिंग है, राइट? इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप कुछ कोर्स कर रहे हैं उसी में आप अपना करियर बना रहे हैं। नो, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, उनको एनकरेज करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा करियर होता है एंड स्पोर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इन चाइल्डहुड। बट बच्चों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, दोनों को एक बैलेंस्ड वे में लेके जाना आपके लिए बहुत आसान है। बस वीकेंड्स में थोड़ा आप अपना ज़्यादा टाइम खेल सकते हैं, राइट? वेकेशंस में कर सकते हैं एंड देन यू कैन बैलेंस योर स्टडीज एज वेल। इस तरह पेरेंट्स भी नाराज नहीं होंगे और आप भी अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतना इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स भी है एंड आई एम श्योर कि आज के एपिसोड के बाद तो बच्चे और उनके पेरेंट्स खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो चलिए अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। Ma'am, my mom gives me a lot of discipline. She doesn't even let me watch TV. What should I do? तो वो डिपेंड करता है टीवी में आप क्या देखना चाहते हैं, राइट? पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किड्स का, जो भी जो हम देखते हैं वो हम बनते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट पेरेंट्स को ये मॉनिटर करना becomes a huge responsibility for all the parents. We cannot deny that. And no child can be left unmonitored unless and otherwise he or she is able to take care of himself or herself. वो एक certain age होता है, एक maturity level है।
So whatever we see should not psychologically impact us more than it is essential. बच्चों के बीच healthy relationship के लिए it is very essential for every parent to understand child right. They can be your kid, but a child has his or her own rights, right? So ये and even the children must understand that whatever the parents are saying or for only their benefits. चीज़ों को टाइम से आइडेंटिफाई करना, उसे रेक्टिफाई करना, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं उसे सही तरीके में समझना बच्चों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसमें दोनों का साथ है. सो आप कभी मत कहिए कि पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग मी वॉच. यू कैन एक्चुअली इन्वॉल्व देम. You can involve them in whatever you are watching, and I think that way it becomes the whole thing becomes very interesting, and you learn, then you grow. मैम इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल के सिनारियो में जो पेरेंट और चाइल्ड है उनमें एक जनरेशन गैप आ गया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे और बच्चे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे. तो मैम ऐसे सिचुएशंस में आप हमें क्या एडवाइस करना चाहेंगी? This word generation gap is being used out of context. जनरेशन गैप का मतलब आई डोंट फाइंड कि कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि जनरेशंस लाइक आवर बेसिक्स हैव नॉट चेंज्ड. अ मदर इज अ मदर, अ फादर इज अ फादर, राइट? रेस्पेक्ट कोड तो वही रहना चाहिए. इसमें जनरेशन गैप कहाँ से आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन गैप? सो जनरेशन गैप उन चीज़ों में हो सकता है, लाइक आई सेड, इट कुड बी इन द एक्सपोजर, बट दैट शुड नॉट एक्चुअली इम्पैक्ट द रिलेशनशिप. जब आपको अपने पेरेंट को इतनी रिस्पेक्ट करना है, वो तो आपको करना ही करना है, वेदर यू आर 10 और 20 और व्हेन यू बिकम 40 एंड दे आर 70. मैम मेरी पढ़ाई की वजह से रोज मम्मा से लड़ाई हो जाती है, तो मैं इससे कैसे बचूं? पढ़ाई से हम बच नहीं सकते, बट लड़ाई से बच सकते हैं. हम बिल्कुल बच सकते हैं. आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपका टफ है और क्यों. उसका रीजंस अगर मम्मा के साथ बैठ के आप एनालाइज करेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. जहाँ पर भी उनका हेल्प चाहिए होता है वहाँ पर आपको पूछना चाहिए. और सबसे खराब चीज़ मैंने ये नोट किया कि बच्चे जब तक टेस्ट का नाम नहीं है पढ़ते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं. बट ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. स्टडी शुड बी ऑन डेली बेसिस. जब डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं देन ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होता है. इससे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से हम बच सकते हैं. अब पॉइंट्स के हिसाब से अगर किसी क्वेश्चन को आप स्प्लिट करेंगे, दैट विल बी 5 और 6 पॉइंट्स, वो चाहे 1 पेज का हो या 2 पेजेस. सो दैट डजंट मैटर एट ऑल इन द एंड. सो इस तरह आप अगर सपोर्ट करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट्स धीरे 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 बंद हो जाएगा. एंड मोर ओवर योर किड विल फाइंड यू वेरी सपोर्टिव इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट दे विल कम टू यू मोर. आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और आपसे बहुत चीज़ें शेयर करेंगे जो पहले कभी नहीं किया हो. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव फाउंड दिस वेरी वेरी यूजफुल इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो. थैंक यू मैम. तो बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे क्या करना है कि मम्मी नहीं डांटे. एक स्टेप मम्मी लेंगी, एक स्टेप आप लोगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय बाय. थैंक यू सो मच धौम्या मैम. आप हमारे शो पे आई और हमें बताया कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो गैप है वो तभी हम कम कर सकते हैं अगर एक स्टेप बच्चे बढ़ाए और एक स्टेप पेरेंट्स बढ़ाए. बिल्कुल. Thank you very much for having me. Thank you. It was very nice interacting with Deena and Alia. I hope I have given positive inputs. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank ma'am. you. थैंक यू मैम. तो आलिया, आज के एपिसोड में आपने क्या-क्या सीखा? दीना दी, योगा और नृत्य कथाओं से मैं फिट एंड नॉलेजेबल तो हो ही रही हूँ. और I learned that we should always obey our parents. वेरी गुड आलिया, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल. आशा करते हैं कि आपने भी हमारे शो से आज काफी कुछ सीखा होगा. नाउ इट्स टाइम फॉर टेक योर लीव. वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम विद सम न्यू टॉपिक्स एंड न्यू एक्सपर्ट्स, ओनली ऑन योर फेवरेट शो जॉस जूनियर. Stay safe and out of trouble, my friends. Thank you.